हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और हम लोग आरआरबी के सारे जितने भी टॉपिक्स थे जनरल अवेयरनेस के वो सब कंप्लीट कर चुके हैं। बस हमारे ये एक टॉपिक बचा हुआ है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें, वो भी पूरा हो जाएगा और तय समय सीमा से पहले हो जाएगा। जैसा हम लोगों को पता है कि हम लोगों के एडमिट कार्ड्स वगैरह आप सभी के आ गए हैं या तो इंटीमेशन के लिए आ गया है। देखिए, बहुत लोगों का इंटीमेशन अभी ये दिखा रहा है कि अभी आपके इस शेड्यूल में नहीं आया है, तो उन लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबका हो जाएगा, लेकिन वो फरवरी मार्च में एग्जाम जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का इंटीमेशन आ चुका है वो लोग अपनी सिटी वगैरह देख लें और फिर उस हिसाब से प्लान करें अपना। तो आज हम लोग रैपिड रिवीजन क्लास पॉलिटी की रख रहे हैं। इसमें हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे कि कैसे कैसे पॉलिटी में हमारे संविधान का निर्माण होता है, और उसके बाद संविधान सभा के बारे में जानेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेंटर और स्टेट्स के बारे में जानेंगे। और ये सब हमारा चलेगा रैपिड रिवीजन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं आपको उससे पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ। ठीक, देखिए, हर एक चीज़ का हिस्ट्री से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। मतलब आप कुछ भी ले लीजिए तो हिस्ट्री से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो मिलेगा। ठीक है, देखिए, सबका अपना पास्ट होता है, आप समझिए, मतलब पास्ट तो सभी का होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर भी पास्ट मिलेगा, और अगर हम उस पास्ट के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो हमें चीज़ों को आगे ले जाने में बहुत आसानी होती है। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें तो आप सबको मॉडर्न हिस्ट्री में प्रकाश सर ने बताया होगा, देखिए, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। ठीक, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आप सभी को बताया होगा, और ये कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में हुआ था? देखिए, इसमें एक तरफ तो थे इंग्लिश और दूसरी तरफ थे नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला। और इंग्लिश की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव थे। अब देखिए, आपको पता होगा कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है? इंग्लिश की कूटनीतिक पूर्ण तरीके से जीत हो जाती है। कूटनीतिक पूर्ण तरीके से जीत हो जाती है, जीत जाते हैं लोग। ठीक, देखिए कैसे जीतते हैं, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो अगर मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो नवाब का जो सेनापति होता है उसको अपने साथ पैसे देकर मिला लेता है और कहता है कि भाई तुम मेरे साथ आ जाओ और तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। तो देखिए, सेनापति होता है बेचारा, मन है उसका भी बहक गया, मन उसका बहक जाता है और वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है। अब नवाब अपनी सेना को लेकर जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, और वहाँ पर होता क्या है, जैसे ही नवाब कहते हैं कि अंग्रेजों पर हमला करो, वैसे ही देखते हैं कि इसका जो सेनापति होता है वो अपने सैनिकों के सभी लोगों से कहता है कि नवाब पर ही हमला करवा देता है। और नवाब की जो सेना होती है एक तरीके से अंग्रेजों के ऊपर मतलब हमला करने से ही मना कर देती है। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो अंग्रेज थोड़े बहुत सैनिक होते हैं वो सिराजुद्दौला को मतलब खदेड़ लेते हैं और कुछ दूर जाकर फिर उसको मार दिया जाता है। तो देखिए, इधर तो लगभग बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन इधर 300 से 400 आदमियों की सेना थी और इन्होंने लगभग 60 से 70 हज़ार की सेना को हरा दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए इसको कूटनीतिक तरीके की जीत कहा गया है। यहाँ पर जो अंग्रेज होते हैं वो लड़ के नहीं जीतते। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें और बतानी। बैटल ऑफ प्लासी तो हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कीजिए, 1757 में अंग्रेज जीत जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश की विक्ट्री हो जाती है, ये लोग जीत जाते हैं। ठीक, ये लोग जीत जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, 1760 में बैटल ऑफ वार्डीवांस होता है, वार्डीवांस का युद्ध। ठीक है, वार्डीवांस का युद्ध होता है और इसमें देखिए अंग्रेज और फ्रेंच के बीच युद्ध होता है, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच युद्ध होता है। ठीक है, फ्रांस के बीच युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें फिर जो है एक तरीके से आप कहें कि अलेक्स ला शपेल की संधि, आपको ये भी हिस्ट्री क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, इस संधि से ये युद्ध विराम होता है और एक तरीके से अंग्रेज डिसिसिव होते हैं, विक्ट्री में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए, भारत में इकलौती जो मराठा शक्ति थी जो अंग्रेजों को रोक सकती थी, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में
पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है उसमें मराठा हार जाते हैं, यानी कि जो भारत को बचा सकता था वो भी हार जाते हैं। एक तरीके से मराठा ही थे जो अंग्रेजों से टक्कर ले सकते थे उस समय, ठीक है। तो वो भी पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं अफगानों से, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि 1764 में क्या होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक। क्या टर्निंग पॉइंट आता है, अगर मतलब 1764 का युद्ध नहीं हुआ होता तो कुछ टर्निंग पॉइंट या इतिहास आज कुछ और होता। देख लेते हैं जल्दी से उसको भी। इसमें देखिए, अवध का जो नवाब था, बंगाल का जो नवाब था, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे, शाह आलम द्वितीय जो थे मुगल सम्राट, इन सब की एक कंबाइंड सेना होती है और ये लड़ती है अंग्रेजों से, ठीक। अंग्रेजों से लड़ती है और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, हेक्टर मुनरो, ठीक। हेक्टर मुनरो कर रहा होता है। और इसमें क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, तो अंग्रेज जीत जाते हैं। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1757 में तो अंग्रेज जीत ही चुके होते हैं, 1760 में भी अंग्रेज जीत जाते हैं। पानीपत में एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि मराठा जो अंग्रेजों से टक्कर ले सकते थे वो हार जाते हैं, और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज एक बार पुनः जीत जाते हैं। तो मतलब एक बार ये हम लोग कह सकते हैं कि पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपनी शक्ति स्थापित कर ली थी और अब कोई ऐसा बचा ही नहीं था जो अंग्रेजों से टक्कर ले सके, ठीक। तो अब क्या होता है, अब भारत जो है वो लावारिस पड़ा हुआ था एक तरीके से अंग्रेजों के कदमों पे, जिसका कोई वारिस नहीं था, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। 1764 में बक्सर का युद्ध समाप्त करने के लिए 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें दीवानी और फौजदारी के अधिकार अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं। दीवानी प्लस फौजदारी के अधिकार अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर अंग्रेज एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर लेकिन अवध के बंगाल के एक तरीके से रूलर हो जाते हैं, ठीक। तो जब ये अंग्रेजों को पता चलता है, जैसे यहाँ पर तो भारत में कंपनी रहती है, रूल कर रही होती है, यहाँ पर उसको एक तरीके से यहाँ पर राजनीतिक शक्ति मिल जाती है। तो जब इंग्लैंड में वहाँ की संसद ये देखती है कि अरे अब इनके पास तो मतलब पावर आ गई, सत्ता आ गई है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला एक अधिनियम लेके आती है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, जितने भी एक्ट हैं उनके साल याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट लेके आती है और ये कब आया था, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ठीक। उसके बाद देखिए, ये एक पहला ऐसा कदम था जिसे हम कह सकते हैं संविधान बनने का, जैसे भ्रूण अवस्था नहीं होती है, तो ये पहला कोई एक ऐसा नियम था या चार्टर था जिसके द्वारा पहली बार कोई नियम बनाकर चीज़ों को नियम के दायरे में लाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी क्रम में फिर देखते हैं उसके बाद हमारा कि बहुत सारे नियम आते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट फिर आता है, 1813 का आता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 1833 आता है, फिर 1853 का आता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1853 के बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। और इस क्रांति के बाद देखिए अंग्रेज एक बार पुनः डर जाते हैं, और जो अभी तक कंपनी को रूल करने के लिए सारे एक्ट बना रही थी अंग्रेज हुकूमत कि हम जो कंपनी भारत में शासन कर रही है उस कंपनी पर अपना सत्ता या अपना अधिकार बनाए रखें, इसलिए ब्रिटेन की संसद में वहाँ इतनी दूर बैठे ये सब नियम पारित किए जा रहे थे कि कंपनी पर ब्रिटेन के संसद की पकड़ रहे। अब कंपनी को हटाकर 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या होता है कि महारानी के अंतर्गत इसको ले आया जाता है, या अब ब्रिटेन सीधे सीधे क्या करता है, भारत को रूल करता है, ठीक है। अब भारत की जो हेड है वो एक महारानी हो जाती हैं, ठीक। भारत में राजा महारानी का खेल शुरू हो जाता है। देखिए, यहाँ से असली खेल शुरू होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1862 आता है, और उसके बाद 1872 के करीब आता है, फिर 1909 आता है,
फिर 1919 आता है और 1935 आता है। ठीक, यहाँ सब ये सारे जो है ये भारत में कानून को बनाने के लिए, कंपनी पर अपने अधिकार जमाने के लिए, और कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे भारत को नियम के तहत चलाया जाए। तो इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इतना ये सब आपको सारी चीज़ें हिस्ट्री में बताई जाएंगी, कुछ एक चीज़ें तो बताई भी जा चुकी हैं, बहुत सारी क्लासेस आपकी हिस्ट्री में हो चुकी हैं, प्रकाश सर ने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो 1909 का अधिनियम है इसमें पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस लाए जाते हैं कि भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, चुनाव दो तरीके का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव का पहली बार जिक्र किया जाता है। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या अंतर होता है। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि आप लोग गए, सीधे जनता जाकर वोट दी आती है, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि मतलब हमने किसी और को चुना और वो जाकर वोट देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए क्या होता है कि जो सांसद वगैरह हैं जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं वो लोग जाते हैं, अपना वोट दे के आते हैं, हम लोग सीधे वोट नहीं देते। ठीक, लेकिन अगर विधायकी के इलेक्शन की बात करें तो विधायकी में हम लोग सीधे प्रत्यक्ष रूप से देते हैं। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव का पहली बार लाया गया, और सांप्रदायिक रूप से विभाजन यहीं से शुरू होता है। सांप्रदायिक रूप से विभाजन यहीं से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग 1919 में। इसमें प्रांतों में द्वैध प्रणाली, ऐसा होता है कि प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था लाई जाती है, दोहरी शासन व्यवस्था लाई जाती है, और केंद्र में एक सदनीय व्यवस्था। ठीक है, यहाँ अब प्रांतों में क्या होता है, 1919 के तहत द्विसदनीय व्यवस्था लाई जाती है और केंद्र में एक सदनीय व्यवस्था लाई जाती है। फिर जो 1935 का जो अधिनियम होता है उसमें प्रांतों से दोहरी सदन की व्यवस्था हटा ली जाती है और केंद्र में अब दोहरी या केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी जाती है। और जो 1935 का अधिनियम है, जो हमारा आज का जो संविधान है, 2/3 हिस्सा मतलब लगभग 67% 1935 के अधिनियम की कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई 1935 की। और अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान की मांग और संविधान सभा की मांग में क्या होता है। ये तो इतिहास के पहलू हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे देश की आज़ादी के लड़े, उन्होंने संविधान के लिए कैसे मांग करना शुरू किया। ठीक है, तो अगर इस क्रम में देखा जाए तो स्वराज शब्द का अगर इस्तेमाल की बात किया जाए तो सबसे पहले जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वराज की मांग की। ठीक है, स्वराज की मांग की। और अगर स्वराज के इस्तेमाल की बात किया जाए तो स्वराज का सबसे पहले इस्तेमाल दयानंद सरस्वती ने किया था। तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 26 जनवरी 1929 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है रावी नदी के तट पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1934 में एम.एन. रॉय संविधान सभा की मांग करते हैं सबसे पहली बार। और यहाँ पर देखिए 1928 में संविधान के प्रारूप के तौर पर नेहरू रिपोर्ट ये किसके द्वारा दी गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा दी जाती है। इसमें बहुत सारे मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था। एक तरीके से हम कहें कि ये पहला प्रयास था भारतीयों के द्वारा संविधान को बनाने का, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि जो भारतीय हैं वो अनपढ़ हैं, उनके लिए ऐसा काम नहीं हो सकता। तो उनकी बातों को गलत साबित करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की थी 1928 में। और देखिए इस रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? उनके ही लड़के जवाहरलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट का विरोध किया था।
ठीक है, तो देखिए मतलब ऐसा नहीं कि अभी बाप बेटों में नहीं बनती, तब भी विरोध चले आया करते थे, ठीक है, एकमत नहीं हुआ करता था। मतलब आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास में क्या होता है कि मतलब मोतीलाल नेहरू जो है वो कोई रिपोर्ट देते हैं और जवाहरलाल नेहरू जो है उसको मानने से इनकार कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद 1934 के बाद देखिए हम लोग अगर देखें तो 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, ठीक, प्रांतीय चुनाव होते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। ये एक तरीके से ऐसा था कि मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी चाहिए होती है, इसलिए क्रिप्स को भेजा जाता है कि आप जाएं और उनको जो है संविधान सभा का लॉलीपॉप दे भारतीयों को और उनसे सहायता लें, ठीक, तो ऐसा कहा जाता है। तो ये आए थे भारत को मीठा शक्कर खिलाने कि भाई हम तुमको बिल्कुल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुमको सारी चीज़ें देंगे, हर एक चीज़ तुम्हारी मांग मान लेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध में तुम हमारी मदद करो। तो क्रिप्स प्रस्ताव इसलिए भेजा गया था, लेकिन बात नहीं बनी और क्रिप्स प्रस्ताव नामंजूर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन आने के बाद संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसी मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। अब यहाँ से जो हमारी संविधान सभा है यही संविधान का निर्माण करेगी, ठीक। तो आइए देखते हैं संविधान सभा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। देखिए ये हमारा रैपिड रिवीजन का क्लास है, इसमें हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताएंगे, बस आपको देखिए 40 नंबर आने हैं और उसमें आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स एक तरीके से आपको समझना है कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें घटना घटी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर संविधान सभा के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा में देखिए मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण रखा गया, ठीक है, निर्माण किया गया। इसमें देखिए कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 तो ब्रिटिश प्रोविंस से थे, ठीक, ब्रिटिश प्रोविंस से थे। और देखिए 93 जो प्रांतीय राजा वगैरह थे, छोटे मोटे 572 रियासतें थी, तो उनके राजाओं के द्वारा भेजे गए राजाओं के प्रतिनिधि थे, ठीक, प्रतिनिधि थे। और प्लस 4 कमिश्नरेट थे, जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और ये जो 4 कमिश्नरेट थे, तो इस तरीके से इनका विभाजन किया गया था, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि इसको बनने में कितना समय लगा। तो अगर संविधान सभा के इसमें देखा जाए, अच्छा महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं कुल संविधान सभा, मतलब 389 में से 15 महिलाएं थी जो संविधान के निर्माण में भाग ले रही थी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, ठीक है, संविधान को बनने के में कितना समय लगा। अगर ये सारी चीज़ें देखिए, ये सब आप नोट करते रहिएगा, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाएंगी। जैसे पिछली बार प्रीवियस ईयर में ये पूछ लिया गया था कि कितनी महिलाएं थी, तो अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं 15 थी, सीधा सा जवाब। आपको जब भी आना है क्वेश्चन में आप सीधे 15 टिक कर दीजिए, भाई 15 महिलाएं थी, ठीक है। देखिए महिलाओं का वर्चस्व उस समय भी था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई काम महिलाएं नहीं कर सकती, उस समय में भी महिलाओं ने अपना योगदान दिया था हमारे संविधान को बनाने में, ठीक। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको बनने में कितना वक्त लगा। तो देखिए संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा, 18 दिन का वक्त लगा। और उसके बाद देखते हैं 165 दिनों तक संविधान सभा में बहस हुई, ठीक है, मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। 165 दिनों तक संविधान सभा में बहस हुई और तकरीबन 6,500 संशोधनों पर विचार किया गया, विचार किया गया। देखिए अगर इसके सचिव की बात करें तो BN राव, जो BN राव हैं ये ICS के अधिकारी थे,
आईसीएस उस समय आईएएस की जो परीक्षा होती है उसको कहा जाता था। इसका पूरा नाम था इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। ठीक, तो बीएन राव उस समय सचिव थे संविधान सभा के, और इन्होंने ड्राफ्ट करने में, जो ड्राफ्ट करने का काम था इन्होंने दिया, और इसका अनुमोदन ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। मतलब ये सारी चीजें प्रारूप हाथ से लिख कर देते थे, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो इसको रिव्यू करती थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। तो ये अपने हाथों से ड्राफ्ट करके देते थे। अगर वो ड्राफ्टिंग कमेटी को पसंद आता था, ड्राफ्टिंग कमेटी कोई भी सुझाव देती थी तो सचिव के द्वारा वो सारी चीजें की जाती है, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी अपने हिसाब से उसको पारित करके आगे बढ़ाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इनको क्या कहा जाता है? इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। इन्होंने दलित एवं शोषित वर्ग के लिए, उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। ठीक, तो ये था हमारा समय उसमें लगा। उसके बाद देखिए 6 समितियां हैं, और 6 समितियों का अलग अलग कार्य था। और इस दौरान देखिए 572 से ज्यादा रियासतों के एकीकरण का काम किया गया। यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अगर लड़ाई हो जाए तो वो एक नहीं हो पाते हैं। सोचिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 572 रियासतों को मिलाकर एक किया था और भारत का निर्माण किया था। तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या काबिलियत रही होगी। अगर जो आज हम भारत के निर्माण का कार्य देख रहे हैं, तो अगर ये भारत का ये रूप अगर हम देख रहे हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं और कुछ भी चीज़ें कहीं के लिए आपको वीज़ा नहीं लग रहा, तो ये सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही ऐसा संभव हुआ है। ठीक, फिर देखिए 4-5 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मना कर दिया था। एक तो मणिपुर में था, तो वहां पर मना हो गया था, उनको मना लिया था। मुख्यतः 3 ऐसी रियासतें थी जहां पर मना हो गया था। तो एक देखिए, एक तो उसमें से हैदराबाद था, हैदराबाद ने भारत के साथ जुड़ने से मना कर दिया। एक था जूनागढ़, और तीसरा था जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जूनागढ़ में देखिए था क्या, जूनागढ़ का जो रूलर था वो था मुसलमान, और जो पॉपुलेशन थी वो थी हिंदू। तो जो पॉपुलेशन थी वो भारत के साथ आना चाहती थी, लेकिन जो रूलर था वो पाकिस्तान के साइड सीट करना चाहता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब भारत के एकीकरण की बात आई तो जनता ने विद्रोह कर दिया, और जूनागढ़ का जो शासक था उसको कुत्तों से बहुत प्यार था, तो अपने कुत्तों को लेकर पाकिस्तान भाग गया। और इस वजह से देखिए क्या होता है कि जूनागढ़ की जो पॉपुलेशन थी वो भारत के साथ रहना चाहती थी, और वो भारत के साथ मिलने के लिए उसने प्लेबिसाइड करा लिया और भारत के साथ मिलने के लिए तैयार हो गए, और उसको भारत के साथ मिला लिया गया। उसके बाद देखिए हैदराबाद था, हैदराबाद में निज़ाम शाही थी, और यहाँ पर जो निज़ाम है, जो असदुद्दीन ओवैसी जी के दादाजी थे, उन्होंने भारत के साथ जुड़ने से मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था हम भारत के साथ नहीं जाएंगे। फिर निज़ाम की जो पुलिस थी उसने ना मिलने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग थे उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब भारत को पुलिस बल बुलाना पड़ा, और पुलिस बल की वजह से और मिलिट्री बल की वजह से फिर हैदराबाद को एकीकृत किया गया। और जम्मू एंड कश्मीर की बात रही तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, देखिए इसमें एक चीज़ ये थी कि प्लेबिसाइड करा लीजिए कि कौन से लोग हैं, मतलब वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो वहाँ के रूलर ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हमारा अपना अलग वजूद होगा। तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग उनके विचार के लिए उनको समय दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये बेचैनी होती कि कहीं भारत उसको अपने में ना मिला ले। तो पाकिस्तान क्या करता है कि कबीले वालों के भेष में अपने सैनिकों को भेजकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करवा देता है, और जम्मू कश्मीर का जो पश्चिमी हिस्सा है उस पर कब्जा करवा लेता है। अगर हम जम्मू कश्मीर के नक्शे को देखें तो देखिए ऐसा कुछ हमारा नक्शा है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो इसका ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है। और जब देखते हैं कि पाकिस्तान पर हमला हो गया है तो पाकिस्तान के रूलर जो होते हैं वो भारत से मदद मांगते हैं, कहते हैं कि आप हमारी मदद करें। तो भारत कहता है कि हम ऐसे मदद नहीं करेंगे। अगर बगैर भारत का हिस्सा बने भारत की आर्मी इनकी परमिशन के बिना चली जाती तो ये माना जाएगा कि आपने बिना परमिशन के, अभी मान लीजिए भारत की जो आर्मी है या मिलिट्री है वो नेपाल में चली जाए बगैर उसको अपना हिस्सा बनाए या बगैर वहां पर फॉर्मल निमंत्रण के, तो ऐसा माना जाएगा कि भारत ने नेपाल पर हमला कर दिया।
ठीक, तो समझिए इस बात को। तो यही बात वहां पर भी कही गई कि आप हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी भारत में विलय होने के अधिकार पत्र पर साइन करें, तभी हम आपकी मदद करेंगे, वरना हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय आयामों में फिर हम क्या जवाब देंगे कि हमारी सेना बिना बताए आपके इलाके में घुस गई। तो यहाँ के जो राजा थे उन्हें फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा, ठीक है। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया तो भारत की मिलिट्री पहुंच जाती है और यहीं पर पाकिस्तान के लोगों को रोक लेती है, लेकिन तब तक की देर हो चुकी थी और इतना जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका था। तो देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे चाचा हैं जवाहरलाल नेहरू, वो इस मुद्दे को तुरंत लेके यूनाइटेड नेशंस में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो चिच्चा हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, ये इसको यूनाइटेड नेशन में लेके चले जाते हैं। तो ये मसला तो पहले भी हल हो सकता था, लेकिन उसको यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की वजह से जब तीसरे का कोई इन्वॉल्वमेंट आ गया, देखिए आपने वो एक कहानी सुनी होगी कि दो कुत्ते होते हैं और उनको एक रोटी मिलती है और वो उसका बंटवारा नहीं कर पाते हैं। तो इसमें एक तीसरा रोल आ जाता है बंदर, और वो कहता है ठीक है मैं आधी आधी तुमको दूंगा, और फिर वो आधी खा लेता है, आधी इधर रखता है तराजू में रखता है, और जिधर ज्यादा पल्ला भारी होता है उधर तोड़ के थोड़ा सा टुकड़ा खा लेता है, और ऐसे करते करते वो पूरी रोटी खा लेता है, ठीक है। तो देखिए वही यहाँ पर भी हुआ, दो लोगों की लड़ाई में जब तीसरा कोई घुस आया यूनाइटेड नेशंस, ठीक, तो यहाँ पर ये मसला आप कैसे सुलझ, जब तीसरे को आपने बुला लिया तो मसला कैसे सुलझेगा। और जम्मू एंड कश्मीर का ये मसला जो था ये बहुत अलग तरीके का था। अब देखिए है क्या, यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि भाई आप अपनी आर्मी पीछे कर लो, पाकिस्तान से कहा, और भारत से कहा कि आप भी अपनी आर्मी पीछे कर लो, और यहाँ पर सिर्फ पुलिस बल को डिप्लॉय रहने दो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे, और उसके बाद जनमत संग्रह करा लिया जाए, और जनसंख्या जिसके साथ जाने के लिए वोट करेगी उसके साथ चले जाना। अब समस्या यहाँ पर ये आ गई कि पाकिस्तान सोचता कि पहले कौन हटाए। पाकिस्तान कहता कि अगर हमने हटा लिया तो भारत कब्जा कर लेगा तुरंत, और भारत कहता है अगर हमने हटा लिया तो पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। तो दोनों हटाने को तैयार नहीं है, और इस मुद्दे पर बात होती रही। ये 1948 से ऐसी परिस्थिति चली आ रही है। अब जब इसको 70 साल गुजर गए हैं तो यहाँ पर देखिए जो डेमोग्राफिक है वो काफ़ी चेंज हो गया। यहाँ पर पहले जैसे आपको पता होगा 1990 में कश्मीर हिंदुओं का नरसंहार हुआ और वहाँ से कम से कम 5 लाख हिंदुओं को जगह छोड़नी पड़ी। तो आप देखिए जो डेमोग्राफी है वो काफ़ी चेंज हो गई, ठीक है। तो मतलब जो पहले लोग यहाँ पर रह रहे थे जिनका जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए था, अब वो लोग तो रहे नहीं, उनकी अगली पीढ़ी आ गई है, बहुत सारा बदलाव हो गया है। तो अब ये मुद्दा आ गया कि अगर हम हटा भी लें और जनमत संग्रह कराएं तो पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई है, ठीक। तो इसी क्रम में देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाकर और इसको भारत की केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, लद्दाख में बांट दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर में बांट दिया गया, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ये 6 समितियां थी और उनके अध्यक्ष कौन थे, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा संविधान बना, संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं, इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने मौलिक अधिकारों को देखेंगे और मौलिक कर्तव्यों को भी देखेंगे और डीपीएसपी को भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग उस वीडियो में देखेंगे जो इसके अगले पार्ट में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।